हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी बाय रघुराज। और आज हमारी क्लास जो रहेगी वो चैप्टर 2 के पार्ट 2 को लेकर हम चलेंगे। अब तक हमने राजस्थान सर्विस रूल्स आरएसआर के लगभग परिभाषाओं वाले चैप्टर में हम पहुंच चुके हैं, अध्याय 2 में, जिसके अंदर परिभाषाएं दी गई है, प्रत्येक शब्द को का मतलब समझाया गया है। और जहाँ तक हमने नियम 7(6) में तक हम पढ़ चुके थे, जिसमें हमने सक्षम अधिकारी को समझा था। परिशिष्ट 9 भाग 2 के अंदर आने वाले सभी कर्मचारी जो वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं वो सक्षम अधिकारी है, इनके बारे में समझा था। इससे पूर्व वाले में हमने आरएसआर के नियमों को जाना था, सभी नियमों को जाना था। आज हमारा जो रहेगा उसके अंदर हम संचित निधि रूपांतरित अवकाशों को देखेंगे। नियम 7(7)(a), नियम 7(8) इनको समझेंगे। तो 8 आते से नियम 7(8) आते थे, कर्तव्य आते हैं, जो कर्तव्य को हमने समझाया गया है, किस किस अवधि में कर्तव्य माना जाएगा, हम इन सबको समझेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। हम बढ़ते हैं पहले नियम 7(7) पे, संचित निधि। तो संचित निधि के बारे में आई थिंक मैं पिछली क्लासेस में बात कर चुका हूं। तो संचित निधि का मतलब ये है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंदर संचित निधि को तरीकेबद्ध समझाया गया है। संचित निधि में समस्त आयगत और पूंजी प्राप्तियों तथा समस्त आयगत और पूंजीगत भुगतानों को रखा जाता है, तो वह संचित निधि के अंतर्गत आते हैं। तो नियम 7 से उनके अंदर, और जो कर्मचारियों को भुगतान किए जाते हैं वो संचित निधि से ही किए जाते हैं। अधिकारी कर्मचारियों को जो कार्यरत रहते हैं उनको संचित निधि से ही भुगतान किए जाते हैं। बात करें हम नियम 7(7)(a) की, इसमें रूपांतरित अवकाश मतलब कि परिवर्तित अवकाश, मतलब अपने हर साल हमारे 20 HPL ऐड होती है, मतलब हाफ पे लीव, जिसे अर्ध वेतन अवकाश कहा जाता है, जिसे चिकित्सा अवकाश में भी हम मान सकते हैं। और यदि हम उनको चिकित्सा अवकाश में परिवर्तित करते हैं तो फुल डे उसका डबल देना पड़ता है, जैसे कि 20 का आधा मतलब 10 दिन, 2 मिलके एक पूरा दिन कंप्लीट होता है, इस तरीके से हम मान सकते हैं। तो नियम 7(7)(a) में रूपांतरित अवकाश। अब आगे हम बढ़े तो रूपांतरित अवकाश से तात्पर्य राजस्थान सेवा नियम 1 के, अब सेवा नियम पार्ट 1, ये पार्ट 1 है, उसके नियम 93(2) के तहत लिए गए अवकाश से हैं। तो 93(2) में मतलब रूपांतरित अवकाश चिकित्सा अवकाशों को समझाया गया है, अर्धवेतनों को समझाया गया। अर्धवेतन अवकाशों को रूपांतरित अवकाश में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि प्रत्येक कार्मिक को 1 साल कैलेंडर वर्ष में 20 उसको चिकित्सा अवकाश मिलते हैं, अर्धवेतन अवकाश मिलते हैं, जिनको फुल में 10 ही उसको मिल पाते हैं परिवर्तित, यदि वह करवाता है तो अर्धवेतन अवकाशों को रूपांतरित अवकाश में परिवर्तित किया जा सकता है, ये चीज़ है। 2 अर्धवेतन अवकाश को 1 रूपांतरित अवकाश में परिवर्तित किया जा सकता है, मतलब कि यदि आपको साल भर में 20 HPL मिल रहे हैं, अर्धवेतन अवकाश मिल रहे हैं, तो यदि आप उनको रूपांतरित परिवर्तित अवकाश में चिकित्सा अवकाश में कन्वर्ट करवाते हो तो उसका 2 मिलके 1 अवकाश आपका गिना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें RPL भी रह सकते हो, मतलब आधे दिन की तनख्वाह आधे दिन की छुट्टी, तो उसमें भी आप इसमें रख सकते हो। इसके अलावा रूपांतरित अवकाश से तात्पर्य राजस्थान सेवा नियम वही भाग के नियम 93(2) के अंदर समझाया गया है। अर्धवेतन अवकाशों को परिवर्तित अवकाश में परिवर्तित किया जा सकता है, सेम बात इसमें भी आई है। इनके लिए दुगनी संख्या में अर्धवेतन अवकाश समर्पित किए जाते हैं। तो मतलब जैसे 1 दिन है तो उसमें डबल अर्धवेतन को शामिल किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से परिवर्तित किया जाता है। नियम 7(7)(a) के अंदर हम देखें तो रूपांतरित अवकाश नियम 93 के तहत आने वाले अर्धवेतन अवकाशों को रूपांतरित अवकाश में परिवर्तित किया जा सकता है, सेम बात ही है इन सब में। तो मतलब नियम 93 में जो आ रहे हैं चिकित्सा अवकाशों को, रूपांतरित अवकाशों को जो समझाया गया है, उनमें अर्धवेतन अवकाशों को परिवर्तित अवकाश में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, रूपांतरित अवकाश में परिवर्तित किया जा सकता है, सेम बात। हाँ, अब आज का जो इस क्लास का जो महत्वपूर्ण नियम जो है नियम 7(8), इसके अंदर इसके उपनियम भी है, ए, ब, स, द, इस टाइप से, तो उनको समझेंगे ढंग से। तो नियम 7(8) के अंदर कर्तव्य,
तो अब जब सेवा में हम कार्मिक के तौर पे आ जाते हैं, अधिकारी के तौर पे आ जाते हैं, तो कर्तव्य क्या है, कब कब हमारा कर्तव्य गिना जाएगा, कब तक ये ड्यूटी गिनी जाएगी, ड्यूटी मानी जाएगी, हमारी ड्यूटी कब तक है। वैसे देखा जाए राजकीय सेवा में आने के बाद 2400 घंटे हम अधीन हैं सरकार के, कभी भी अपने से काम लिया जा सकता है। उसमें अपन कोताही नहीं बरत सकते, मना नहीं कर सकते। हाँ, कुछ छूट दे रखी है, जैसे अब कहते हैं जनरली कि भाई ये 10 से 5 बजे का टाइम है या 9:30 से 6 बजे तक का टाइम है ऑफिशियली, उसके बाद हम फ्री हैं, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी आपकी ड्यूटी बनती है, यदि कोई काम आता है तो आपको जाना पड़ सकता है। तो ये हमेशा तत्पर रहना चाहिए, ये कर्तव्य में ये बातें कही गई हैं। आज हम समझते हैं कर्तव्य को। तो नियम 7(8)A के अंदर कर्तव्य को समझाया गया है। इससे तात्पर्य किसी कर्मचारी के सरकारी सेवा करने से है। यदि वह सरकारी सेवा कर रहा है तो उसकी ड्यूटी बनती है। और परीक्षा अवधि, परीक्षा दिन यानी प्रोबेशन काल के अंदर अवकाशों की अवधि सदैव कर्तव्य में आती है। तो अपन प्रोबेशन निकालते हैं, तो प्रोबेशन में यदि कोई अवकाश अपने पढ़ रहे हैं, क्योंकि परीक्षा अवधि में ट्रेनिंग दी जाती है एक्चुअली, तो ट्रेनिंग के तौर पर इनको परीक्षा काल अवधि में प्रोबेशन में यही चीज़ें सामने आती है, एक प्रोबेशनरी के तौर पे काम करने को मिलता है। तो इस अवधि में जितने भी अवकाश देखने को मिलेंगे, उन अवकाशों में अपनी ड्यूटी सदैव बनी रहेगी। ये नियम 7(8)A अपना कहता है। इसके अलावा और ढंग से हम समझें तो कर्तव्य, इससे तात्पर्य किसी कर्मचारी के राजकीय सेवा में या सरकारी सेवा में निम्नलिखित अवधि कर्तव्य माने जाएंगे। उसमें के अंदर हम देखें परीक्षा काल अवधि, ठीक है, मतलब प्रोबेशन काल में की जो अवधि है वो हम अपनी कर्तव्य में गिनी जाएगी। इसके अलावा पदभार ग्रहण काल अवधि, यदि जैसे हमारा स्थानांतरण हो जाता है या हमारा प्रमोशन हो जाता है, तो प्रमोशन होने के साथ में हम नवीन पद पर या फिर जिस नवीन पद पर हम पदस्थापित नहीं हो जाए या कार्य ग्रहण नहीं कर लें, उस बीच की जो अवधि रहेगी हमारी पदभार ग्रहण अवधि, वो भी कर्तव्य में गिनी जाएगी। इसके अलावा अवकाश काल से लौटने पर अवकाशों की अवधि, यदि अवकाश काल से अपन लौट आए तो लौट आने के साथ तो ड्यूटी स्टार्ट वैसे ही शुरू हो जाएगी अपनी, लेकिन अवकाश काल की जो अवधि रहेगी, मतलब लौटने पर अवकाश के अंदर जो अवधि रही, मतलब 10 दिन का अपने अवकाश लिया हो या 5 दिन का अवकाश लिया, तो वो भी जो अपनी कर्तव्य के अंदर मानी जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम बात करें पदभार ग्रहण वाली स्थिति के मामले में, तो इसमें नोट लगा के बताया गया है, जयपुर और जोधपुर के जो कोषागार है, मतलब ट्रेजरी ऑफिसेस, तो उनके अंदर जो कार्यभार अपन ग्रहण करते हैं, एक दूसरे से लेन देन करते हैं, उसमें अधिकतम 7 दिन की अवधि तथा अन्य इन दोनों को छोड़ते हुए जयपुर जोधपुर को, जैसे अजमेर जैसलमेर जोधपुर उदयपुर, अन्य जो है अन्य कोषागारों के कार्यभार के लेन देन में अधिकतम 3 दिन है। तो मतलब 7 दिवस तक तो इनमें है जयपुर जोधपुर कोषागारों में, और इसके अलावा जो अन्य कोषागार होंगे उनमें 3 दिन की ही अवधि को कर्तव्य की अवधि में माना जाएगा। तो ये बात स्पष्ट है। ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए कि जयपुर और जोधपुर के कोषागारों के कार्यभार के लेन देन में अधिकतम अवधि कितनी है, तो ये क्वेश्चन पूछे तो 7 दिवस, और अन्य इनके अलावा कोई अन्य आता है तो उसमें 3 दिवस, ठीक है। ये कर्तव्य अवधि में माने जाते हैं। बात करें हम नियम 7(8)(7)B की, तो इसके अंदर भारत में ही कर्मचारी को प्रशिक्षण पर भेजा जाता है तो उसे ड्यूटी माना जाता है। जैसे कि यदि भारत में ही किसी अधिकारी कर्मचारी को प्रशिक्षण है तो ट्रेनिंग है तो भेजा जाए तो उसको कर्तव्य में माना जाएगा, ड्यूटी में माना जाएगा। अब इसको स्पष्ट तौर पे हम समझें तो राज्य सरकार किसी भी आदेश द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी राज्य कर्मचारी को कर्तव्य माने जाने की घोषणा कर सकती है। तो ये अपन ने शुरुआत में पढ़ लिया था कि जो अधिकार प्राप्त हो राज्यपाल महोदय को प्राप्त है, उसके बाद में अंतिम शक्तियाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट को प्राप्त है रूल 3 के अकॉर्डिंग। और तो इस तरीके से राज्य सरकार को प्राप्त है तो कर्तव्य वो किसको माने किसको नहीं माने वो आदेश जारी करके बता सकती है, घोषणा कर सकती है। अब इसमें मुख्यतः इन 3 बिंदुओं को हम देखेंगे जिसमें कर्तव्य को समझा। भारत में किसी प्रशिक्षण की अवधि के दौरान यदि भारत के अंदर कोई ट्रेनिंग ली जा रही है तो वो अवधि अपनी कर्तव्य मानी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा केंद्रीय आपातकालीन सहायता प्रशिक्षण संस्थान नागपुर,
तो नागपुर में जो आपातकालीन सहायता प्रशिक्षण संस्थान है उसके अंदर यदि ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा राष्ट्रीय अग्निशामक सेवा महाविद्यालय नागपुर के अंदर कोई ट्रेनिंग होती है तो वो नागरिक सुरक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम ये सभी कर्तव्य में माने जाते हैं, क्योंकि ये इनकी यदि अपने को ट्रेनिंग दी जाती है तो ये सभी कर्तव्य में आएंगे। इसके अलावा राजस्थान सेवा नियमों के खंड 2 में मतलब RSR के भाग 2 के अंदर परिशिष्ट 9 में के मद 1 के अनुसार निम्नलिखित शर्तें पूर्ण होने पर ही भारत में किसी पाठ्यक्रम की अवधि को कर्तव्य माना जाएगा। अब ये भी है कंप्लीट है कि भाई भाग RSR के 2 भाग दे रखे हैं, भाग 1 भाग 2 में समझाया गया है, लेकिन हमारे से जो क्वेश्चंस पुटअप होंगे मोस्ट ऑफ भाग 1 में से ही पुटअप होंगे, लेकिन फिर भी इसके अंदर नोट में समझाया गया कर्तव्य को। तो भाग 2 के अंदर जो परिशिष्ट 9 में है उसकी मद 1 के अनुसार जो ये शर्तें पूर्ण करता है भारत में भी, तो उसी अवधि को कर्तव्य माना जाएगा। मतलब कि अब जैसे सरकार को ऐसे प्रशिक्षण के लिए कर्मचारी को भेजना अनिवार्य हो, मतलब सरकार को लगता है कि इस कर्मचारी को इस प्रशिक्षण के लिए या इस ट्रेनिंग के लिए इसको भेजना अनिवार्य है, कंपलसरी है, तभी ही वह उसको कर्तव्य माना जाएगा। ठीक है। इसके अलावा प्रशिक्षण व्यवसाय व तकनीक विषयों में ना होना चाहिए, मतलब बिजनेस से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा टेक्निकल सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, तभी इसको क्या मानते हैं अपन, कर्तव्य मानते हैं। इसके अलावा प्रशिक्षण अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं हो। सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रशिक्षण की जो अवधि है वो 1 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। 1 साल से अधिक आप प्रशिक्षण किसी को नहीं दे सकते, तो वो अवधि यदि 1 साल से अधिक है तो वो कर्तव्य में नहीं है, और प्रशिक्षण की अवधि 1 साल से कम में है या 1 साल तक है तो वह कर्तव्य में टूटी में गिनी जाएगी। अब ऐसा विद्यार्थी जो भारत में किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से वार्षिक प्राप्त करते हुए, मतलब वेतन प्राप्त करते हुए, इसका मतलब यही समझे अपन, प्राप्त करते हुए या ना प्राप्त करते हुए भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है तथा प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात राजकीय सेवा पाने का अधिकार रखता है, तो उक्त विद्यार्थी के प्रशिक्षण काल की अवधि तथा प्रशिक्षण पूर्ण करने एवं पद ग्रहण करने के बीच की अवधि कर्तव्य अवधि में मानी जाएगी। अब इसको टुकड़ों में हम समझते हैं ठीक ढंग से। ठीक है। इसमें ये बात कही गई है कि ऐसा विद्यार्थी, मतलब ऐसा स्टूडेंट जो भारत में किसी महाविद्यालय, कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से वेतन प्राप्त करते हुए भी, या वेतन उसको मिल भी रहा है या नहीं भी मिल रहा, लेकिन वह ट्रेनिंग ले रहा है, प्राप्त कर रहा है, और वह वो ट्रेनिंग को पूर्ण कर लेता है, फिर उसके बाद में वो राजकीय सेवा में पाने का अधिकार रखता है। ठीक है। आने का अधिकार रखता है, पाने का अधिकार रखता है राजकीय सेवा को, तो उक्त विद्यार्थी के प्रशिक्षण काल की अवधि, पहले तो जो उसने ट्रेनिंग ली वो अवधि, इसके अलावा प्रशिक्षण पूर्ण करने, अब प्रशिक्षण उसने कंप्लीट कर लिया, पहले तो वो जो ट्रेनिंग उसने करी वो पीरियड, उसके अलावा जो प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया, और पद ग्रहण करने की अवधि, मतलब जब तक उसने राजकीय सेवा में पद अपना ग्रहण नहीं कर लिया वो अवधि, मतलब पूर्ण करने के बाद से लेके कार्य ग्रहण करने तक की जो अवधि बीच की, और वो जो ट्रेनिंग का जो पीरियड था वो दोनों ही क्या माने जाएंगे, कर्तव्य अवधि मानी जाएगी। ठीक है। तो वो कर्तव्य मानी जाएगी। ठीक। अब इसको भी ढंग से अपन ने समझ चुके हैं। इसके अलावा हम चले नियम 7-8C के अंदर, तो APO की अवधि ड्यूटी के तहत मानी जाती है। जैसे कई बार क्या है, उच्च अधिकारी जो होते हैं या किसी में उनकी मतलब खामियां पाई जाती है, या फिर मतलब उन पे आरोप लगते हैं कि भाई इनके कारणों से इनको ये चीज़ें रही, इनके वजह से ये काम प्रभावित हुए, तो उनको क्या है, APO कर दिया जाता है। तो उनको उनका मुख्यालय चेंज कर दिया जाता है, जिस स्थान पर वो लगे हुए हैं उनसे दूर उनको हेडक्वार्टर पे या अन्य स्थान पर उनका APO उनको कर दिया जाता है। इसके अलावा APO को हम समझे एक तरीके से, तो मतलब अस्थायी तौर पर जो पोस्टिंग दी जाती है वैसे ऑर्डर, तो APO है। मतलब अब जो APO जो कर दिया है, तो उस अर्थात जो आदेश होंगे उनके, मतलब अब उनको ड्यूटी जो दी जाएगी APO होने के बाद में जो ड्यूटी दी जाएगी, तो उस पीरियड में APO करने से लेके, और जब उनको पोस्टिंग दी जा रही है अब अन्यत्र स्थान पर, तो जो उस टाइम पीरियड में जो अवधि उन्होंने बिताई है वो अवधि भी क्या गिनी जाएगी, वो अवधि भी इसके कर्तव्य के अंदर गिनी जाएगी। ठीक है।
वो अवधि भी कर्तव्य के अंदर गिनी जाएगी। इसके अलावा हम देखें नियम 7(8)D, इसको समझे तो सक्षम प्राधिकारी की अनुमति। सक्षम प्राधिकारी को हमने समझा था भाई प्रशिक्षित 9 भाग 2 के अंदर असक्षम अधिकारी को समझाया गया है जो वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करते हैं, वो सक्षम अधिकारी या प्राधिकारी कहलाते हैं, उनको हमने समझा था। अब नियम 7(8)D के अंदर सक्षम अधिकारी की अनुमति से किसी ऐसे विभागीय परीक्षा में उपस्थित होता है, मतलब कई सारे अधिकारी कर्मचारी होते हैं जो विभागीय परीक्षा भी होती है और विभागीय परीक्षाओं में उनको आगे प्रमोशंस में फ़ायदा मिलता है, तो वह उन परीक्षाओं में विभागीय परीक्षाओं में उपस्थित होते हैं और उन्हें देखते हैं, पास होने के लिए जद्दोजहद करते हैं। तो उसमें समझाया गया है कि नियम 7(8)D के अंदर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से किसी ऐसे विभागीय परीक्षा में उपस्थित होता है। अब जैसे सबसे पहले क्या है, सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी, फिर वो विभागीय परीक्षा में बैठेगा, उपस्थित होगा, मतलब उसके बाद में वह उत्तीर्ण होने से, यदि वो उत्तीर्ण हो जाता है और उसके बाद से जो उसको काम दिया गया है, जो पदभार दिया गया है, जो पद उसको दिया गया है, उसमें यदि उसकी कुशलता में वृद्धि होती है तो ऐसी अवधि भी क्या मानी जाएगी, कर्तव्य मानी जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि ऐसा कोई कोर्स जो विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने के साथ में उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि करता हो, तो ऐसी अवधि उसकी कर्तव्य में मानी जाएगी, ड्यूटी में मानी जाएगी। इसके अलावा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से ऐच्छिक परीक्षा में उपस्थित होता है, मतलब जो कंपलसरी नहीं है, ऐच्छिक है, ऑप्शनल है, डिपेंड करती है कर्मचारी अधिकारी पे कि वो परीक्षा में उपस्थित हो कि नहीं हो। तो सक्षम अधिकारी की अनुमति से ऐच्छिक परीक्षा में यदि कोई उपस्थित होता है तो परीक्षा अवधि तथा परीक्षा स्थल तक का आवागमन का समय कर्तव्य अवधि में माना जाएगा। मतलब कि हम समझे इस चीज़ को टुकड़ों में, क्योंकि टुकड़ों में समझना आसान है। सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से, मतलब सक्षम अधिकारी की अनुमति मिल चुकी है, अब अपने को ऑप्शनल एग्ज़ाम में अपने को बैठना है, ऐच्छिक परीक्षा में अपने को बैठना है और उस परीक्षा में की जो अवधि रहेगी एक तो वो, इसके अलावा परीक्षा स्थल तक आवागमन, परीक्षा स्थल तक जो पहुंचने का जो समय है, वो जो अवधि है वो कर्तव्य में गिना जाएगा। ये बात कहाँ रखी गई है, नियम 7(8)D के अंदर ये बात कही गई है। ठीक है, नोट से हम समझे और भी, तो नोट में व्याख्यान देने के लिए, मतलब एक्सप्लेनेशन देने के लिए आमंत्रित अधिकारी या भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों में आयोजित सेमिनार में भाग लेने वाले अधिकारियों को राजस्थान सेवा नियम 7(8) के अंतर्गत कर्तव्य माना जाएगा। अब जैसे कई सारे सेमिनार्स होते हैं, अब उन सेमिनार्स में अधिकारियों को, IAS अधिकारियों को इनको बुलाया जाता है मोटिवेट करने के लिए, सेमिनार्स में अपने मतलब अपने जीवन से जुड़े हुए गुणों को, अवगुणों को बताने के लिए, इन सब से जुड़े हुए रोचक तथ्यों को बताने के लिए उनको आमंत्रित किया जाता है किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान में। तो जो उनको यदि आमंत्रित किया जा रहा है, ये चाहे वो राज्य कर्मचारी हों, चाहे वो राज्य अधिकारी हों या फिर कोई IAS अधिकारी हो, तो उनके जो सभी है वो सेमिनार में यदि शामिल होते हैं आमंत्रण पर, तो राजस्थान सेवा नियम 7(8) के अंदर उनको कर्तव्य अवधि में ही माना जाता है। मतलब वो सेवा से ही जुड़े हुए कर्तव्य का मतलब ये है कि वो राजकीय सेवा ही कर रहे हैं। सिंपल सी बात, कर्तव्य का अर्थ ये है कि वो राजकीय सेवा ही कर रहे हैं, हट के उससे कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको राजकीय सेवा में ही गिना जाता है, कर्तव्य में ही माना जाता है। इसके अलावा एक बार में मुख्यालय से बाहर व्यतीत समय 7 दिवस से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि एक तरीके से हम देखें तो एक सिंपल सा दायरा होता है, जैसे कोई जयपुर में पोस्टेड है, तो जयपुर में यदि कोई व्यक्ति पोस्टेड है तो उसके आसपास के 5 से लेकर 7 या 10 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो हेड क्वार्टर कहलाता है, हेड क्वार्टर एरिया कहलाता है। यदि उससे बाहर जाके कोई व्यक्ति 7 दिवस से अधिक रहता है, व्यतीत करता है, तो वह कर्तव्य में नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता संबंधित संस्थान से देय होगा। अब राज्य सरकार किसी भी तरह के भत्ते का वहन नहीं करेगी। अब इसमें एक चीज़ और ये है, यदि देखो किसी सेमिनार में किसी व्यक्ति को बुलाया गया है, किसी अधिकारी कर्मचारी को बुलाया गया है, तो वो 7 दिवस तक 7 दिवस तक तो वो क्या है, वो मान लिया जाएगा
कर्तव्य, लेकिन वो मुख्यालय से बाहर है और 7 दिवस से अधिक हो गया है तो वो कर्तव्य नहीं माना जाएगा। इसके अलावा जो भी ट्रैवल अलाउंस होंगे, ट्रैवलिंग अलाउंस होंगे, इसके अलावा क्या नाम है DNS अलाउंस होंगे, महंगाई भत्ता या फिर यात्रा भत्ता जिसे कहें, तो वो सरकार दे नहीं करेगी उसको। वो जहाँ संस्थान ने बुलाया है, आमंत्रित किया है, वही संस्थान इसको दे करेगी, भुगतान करेगी, राज्य सरकार इसको वहन नहीं करेगी। आई होप ये कर्तव्य आपको समझ में आए होंगे। एक बार वापस से रिवीजन हम कर लें ताकि कंफर्म आपको याद हो जाए, ठीक है। आज हमने देखा नियम 77 के अंदर, तो नियम 77 में संचित निधि मतलब रिजर्व फंड को समझाया गया है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) में उसको पूर्णतः समझाया गया है, तहत निर्धारित निधि है। उसके तहत उस आर्टिकल 266(1) के तहत निर्धारित फंड है ये, जिसके अंदर कार्मिकों और अधिकारियों को भुगतान किया जाता है सैलरी बेस पे। इसके अलावा नियम 7(7)(a) के अंदर हमने रूपांतरित अवकाशों को समझा था। रूपांतरित अवकाश से मतलब ये है कि प्रत्येक कार्मिक या अधिकारी को साल भर में एक कैलेंडर वर्ष में, कैलेंडर वर्ष का मतलब ये है कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का जो समय है, उस अवधि में उनके चिकित्सा अवकाश जोड़े जाते हैं। अब चिकित्सा अवकाश HPL होते हैं, तो HPL में 20 अवकाश उसके साल भर में जोड़े जाते हैं। इसको यदि वो रूपांतरित करवाता है तो 10 ही उसको अवकाश मिल पाते हैं। और इसकी व्याख्या भागखंड 1 के अंदर नियम 93(2) के अंदर बतलाई गई है। तो रूपांतरित अवकाश में परिवर्तित इनको किया जा सकता है, इन अर्धवेतन अवकाशों को। तो यही बातें इसमें समझाई गई थी। इसके बाद में हमने 7(8)(a) पढ़ा था, जिसके अंदर कर्तव्य को समझाया गया था। तो कर्तव्य क्या है, तो प्रवेश्य अवधि में, अवकाशों की अवधि में सदैव कर्तव्य माना जाता है। इसके अलावा हमने जयपुर और जोधपुर के जो कोषागार कार्यभार हैं, उनके लेन देन की जो अवधि है वो 7 दिवस तक मानी गई है, वो कर्तव्य में गिनी जाती है। इसके अलावा जो अन्य कोषागार हैं उनमें 3 दिवस तक की अवधि को ही कर्तव्य माना है। इसके अलावा नियम 7(8)(b) के अंदर भारत में ही यदि किसी कर्मचारी को प्रशिक्षण हेतु या ट्रेनिंग हेतु भेजा जाता है तो वो कर्तव्य में आता है। इसके अलावा सरकार ये आदेश जारी कर देती है कि परिस्थितियों को देखते हुए राज्य कर्मचारियों को कर्तव्य माने जाने की घोषणा कर सकती है। जैसे भारत में किसी प्रशिक्षण की अवधि के दौरान या केंद्रीय आपात सहायता या प्रशिक्षण, राष्ट्रीय अग्निशामक महाविद्यालय में नागरिक सुरक्षा से संबंधित जो पाठ्यक्रम होते हैं वो कर्तव्य में गिने जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान सेवा नियमों के मतलब RSR के एक भाग 2 के अंदर परिशिष्ट 9 की मद 1 के अनुसार जो ये शर्तें पूर्ण करता है और भारत में ही किसी पाठ्यक्रम की अवधि में उपस्थित होता है तो वह कर्तव्य अवधि में गिना जाता है। सरकार को ऐसे प्रशिक्षण के लिए कर्मचारी को भेजना अनिवार्य हो, मतलब सरकार ये चाहे कि इसको कंपलसरी है किसी को भेजना करना, तो वह कर्तव्य में माना जाता है। इसके अलावा जो ट्रेनिंग है वो व्यवसाय या बिजनेस से रिलेट नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेट नहीं होनी चाहिए, तो वो प्रशिक्षण इसमें कर्तव्य में नहीं गिना जाएगा। इसके अलावा प्रशिक्षण अवधि में 1 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, पहली बात, क्योंकि ये क्वेश्चन उठ सकता है इसलिए, ठीक है। आगे हम बढ़े, APO की अवधि को भी कर्तव्य माना जाता है। ये बात नियम 7(8)(c) में कही गई है। APO के अर्थात से आदेशों की प्रक्रिया में जो अवधि व्यतीत होती है उसको APO या फिर कर्तव्य अवधि में गिना जाता है। इसके अलावा नियम 7(8)(d) के अंदर हमने सक्षम प्राधिकारी को भी समझा था हमने। प्रशिक्षण 9 भाग 2 के अंदर सक्षम अधिकारी को समझाया गया जो वित्तीय शक्ति का उपयोग कर सकते हैं और ये ऐसे किसी विभागीय परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति देते हैं। और यदि उसमें कोई कर्मचारी या कार्मिक या अधिकारी उपस्थित होता है और उत्तीर्ण होता है तो उत्तीर्ण होने के साथ में उसकी अधिकारी कुशलता में वृद्धि होती है, तो ऐसी अवधि भी क्या है, कर्तव्य में गिनी जाएगी। तो इस तरीके से पूर्णतः हमने ये समझा था। आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ इसको शेयर करिएगा।